अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो सबसे बुरी खबरें प्रोग्राम के शुरू में ही हम डिस्कस करेंगे, जिस पर वज़ीर आज़म भी बरहम नज़र आ रखे हैं। जो हालिया गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरहमी का इज़हार किया है। लेकिन बरहमी तक बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आगे सिलसिला जो है वो मज़ीद चलेगा और जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा होगा। तो ओगरा ने जो कीमतों में इजाफा किया है उस पर भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जो गैस चोरी करने वाले हैं उनकी भी अब पूछताछ की जाएगी और जो बिजली चोरी करने वाले हैं उनको भी अब जाने नहीं दिया जाएगा। इस अज़म का यादा पहले भी ये सिटिंग गवर्नमेंट कर चुकी है, लेकिन आगे क्या क्या इकदाम किए जाएंगे और मजीद क्या क्या कड़ी शराइत हैं जो रखी गई IMF की जानिब से, ये डिटेल डिस्कशन करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एचएसएन कॉलेज की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अकरबा परवरी के, बुरी गवर्नेंस के, सियासी मुदाखलत के जो इल्ज़ामात हैं, उसके बाद जो प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज हैं माइकल थॉमसन, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। ये एक बहुत अलार्मिंग है। आखिर क्या वजूहात है, गवर्नेंस साइड पे क्या बयानिया आ रहा है और प्रिंसिपल का क्या बयानिया है, दोनों बयानिया हम प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आखिर वजूहात क्या है, क्योंकि एक इतना क्रेडिबल इदारा जहां पर मेरिट ही सब कुछ है और उस मेरिट की धज्जियां उड़ा देना, और आखिर क्या बयानिया है, क्या वजूहात है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और गवर्नर जानिब से क्या वजूहात है, हुकूमत का क्या बयानिया है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे शेर अफजल मरवत साहब हैं, हमारे तो नहीं खैर PTI वालों के, अभी वो PTI से काफ़ी खफा नज़र आ रखे हैं और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वाले मेरे पर भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। अगर उन्होंने ट्रोलिंग बाज ना की तो 30 मार्च के बाद इस्लामाबाद में जो होगा वो PTI से फिर मैं खुद को अलहदा कर लूँगा या पीछे कर लूँगा, यानी कि बैक फुट पर वो चले जाएंगे। अलबत्ता फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने कह दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक ज़रूर है PTI पंजाब के अंदर। नाज़ेबा वीडियोज़ की भी उन्होंने जो है एक बार फिर से बाज़गर शुरू हो गई है। बुखारी साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से। और अब आपने ये नहीं कहना कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो तनकीद कर दिया, क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट का तनकीद कर देना और ये कह देना कि हम रिपोर्ट मांगेंगे, ये सिटिंग गवर्नमेंट का काम नहीं है। सिटिंग गवर्नमेंट का काम है कि उनको नाको चने चबवा देना जो कि गैस चोरी कर रहे हैं या बिजली चोरी कर रहे हैं, जो माफियाज हैं, सिर्फ उनका नाम नहीं ले देना, उनको बताना कि हमने इन्हें कंट्रोल कर लिया है। गवर्नमेंट का ये काम है। ये आपने मुझे लाल कपड़ा जो दिखा दिया जी 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 बिल्कुल, प्रोग्राम के शुरू में। देखिए, गुजारिश ये है कोई भी ऐसा इकदाम जिससे अवामुन नास के ऊपर बोझ पड़ता हो, उसकी ना तो तायीद की जा सकती है ना उसको एंडोर्स किया जा सकता है। लेकिन ये जो बात आज हम करने चले हैं इसके बहुत सारे पहलू हैं। मेरे ख्याल से उन सारे पहलुओं पर बात कर लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि 16 माह की PDM की हुकूमत ने गैर मकबूल फैसले ना करके अपनी हुकूमत की जिस तरह से तबाही फेरी और जिस तरीके से अवामुन नास की चीखें निकली हैं वो मॉडल सबके सामने है जी। उस वक्त भी हमें बहुत सारे तावीलात पेश की गई, बहुत सारे जवाब दिए गए, कहीं IMF का मातम किया जाता है, कहीं कुछ किया कि असल बात कोई नहीं बताता। राइट। तो हम आज कोशिश करेंगे इस गुफ्तगू के बीच में हम लोगों को और आवाम को ख़ास तौर से असल बात बताएं कि आपके साथ हाथ हो क्या रहा है। अच्छा, इतनी गैस और बिजली में वैसे इतना ज़्यादा हाइपर थी, लेकिन मैं इस सारी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जो सिविल अवार्ड से आपको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है 23 मार्च को। मैं गुफ्तगू को बिल्कुल लाइटर नोट से शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने चूँकि आगाज़ लाइटर कर दिया है, तो सबसे पहले तो आप यू आर अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। एंड इट इज़ सच एन ऑनर टू बी सिट हियर विद यू और आपके साथ प्रोग्राम करना मेरे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र की बात है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बात की मैं बहुत कदर करता हूँ। मेरी सारी टीम जो है मैं उसका मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत जज्बात का मुजाहरा किया इस हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल से बात हमने गवर्नर साहब की करनी तो है अभी। जी जी बिल्कुल। लेकिन थोड़ी सी अगर मैं यहाँ कर दूँ, अगर आप इजाज़त दें मुझे। एक तो यह है कि जब साइटेशन हो रही थी, हाँ जी, तो मुझे ना एडिटर बने हुए 41 साल हो गए। यस। मैं पाकिस्तान के 9 बड़े अखबारों का एडिटर रहा हूँ, लेकिन साइटेशन में मुझे ब्यूरो चीफ कहा गया है। चलिए, ये तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन जिससे पता आपको चलता है कि गवर्नर हाउस में हो क्या रहा है, ठीक है जी। और ये बात इसी पर नहीं है, इसी तरीके से जो खबर रिलीज़ की गई उसमें पता नहीं क्यों मुझसे उन्हें क्या दुश्मनी है, क्योंकि अगर कोई ये दावा कर सकता है कि मुझे मेरी एक तवील जद्दोजहद के बाद ये अवार्ड मिला है। 2005 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया था अपने शोबे में बेस्ट परफॉर्मेंस पे। उसके 21 साल के बाद मुझे ये दोबारा 20 साल के बाद मिल रहा है, तो कोई इसको ग्रज नहीं कर सकता, किसी ने इसको वो नहीं किया। लेकिन गवर्नर हाउस साहब में पता नहीं कौन चलाता है मसाइल को, कौन देखता है, ना DGPR के इल्म में है या PTV में वही जो बैठे हुए हैं वो एडिट करते हैं, और कोई ऐसी सूरत शक्ल जो उनको वारा ना खाती हो या जो उनके ऊपर तनकीद करता, उसका नाम तक कहीं नहीं था। बिलाखिर मुझे शिकायत करनी पड़ी
और मैंने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनको खुद ज़ाती तौर पे फ़ोन किया। उन्होंने बहुत मुझे कहा कि बड़ी ज़्यादती हो गई आप, लेकिन उसके बाद उनके पास वक्त नहीं था, शायद खबर जो छपी थी न्यूज़ अखबार में वो भेज दी। लेकिन अल्लाह हाफ़िज़ है, तो शाह बलीगुद्दीन साहब जो हैं उनके होते हुए गवर्नर हाउस कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होता है। ये सलूक अगर मेरे साथ है, बट फर्स्ट इज़ नाउ टू कम। वो हमें वहाँ पर तमाम जितने लोगों को अवार्ड दिया गया उन्हें एक एक लिफाफा दिया गया खाकी रंग का। जो हमारा ख्याल, मेरी ज़ाती ख्याल ये था, इसमें या तो एक तारीफ़ी सनद होगी, कोई ऑनरेरियम होगा, और हालांकि वो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हम तो दुनिया भर हमें लिफाफी जर्नलिस्ट और पता नहीं क्या क्या कहती है, तो वो लिफाफा बाकायदा साइन करा के लिया गया, और वो जिसने भी घर जाके खोला उसमें से 500 का एक नोट निकला है। ओह माय गॉड। मेरा नहीं ख्याल कि किसी सीनियर जर्नलिस्ट की इससे ज़्यादा तजलील की जा सकती है। ये भी गवर्नर हाउस में हुआ, गवर्नर साहब के वहाँ बैठे हुए हुआ। तो एनीवे बहुत सारी बातें जो की जा सकती हैं, लेकिन हम जब गवर्नर हाउस पे आएंगे तो उसकी बात अभी करेंगे, अभी बाकी है। जी मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऐसे फैसले करेंगे जिससे अवाम को रिलीफ ना मिले और मजीद बोझ पड़ जाए, तो फिर आप खैर बनाएं। फिर ये जो ख्वाहिशात है ना, 5 साल चलेंगे, हम पता नहीं कितने साल चलेंगे, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि हमने 16 माह के बाद जो कर्सिंग हुई पीडीएम गवर्नमेंट की वो आपके सामने है। जी दूसरी बात ये कि हमें तवक्को ये थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चूँकि मेंटोर हैं, अभी तक ये हुकूमत जो है नून लीग की है, एम आई राइट? सिर्फ इसमें चंद वजीर 2 जो हैं शायद वो एमक्यूएम के हैं, बाकी तो ये सारी की सारी या एग्जाम कमाल साहब हैं, बाकी ये नून लीग की हुकूमत है। तो हमारा ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब के तजर्बे से फ़ायदा हासिल करेंगे शहबाज शरीफ साहब, और वो उनको बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से नुकसान होगा, क्या करने से आप आवाम को रिलीफ दे पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है या तो वो उन्हें गाइड कर नहीं रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब को उनकी गाइडेंस चाहिए नहीं है, क्योंकि अब तक जितने फैसले हुए हैं उसमें से कहीं से नहीं ये अच्छा लग रहा कि ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देना चाहती है। ठीक हो गया जी। अब ये है कि आप जो मर्जी वजाहतें पेश करें, आप कहें जी IMF हमसे ये कह रहा है, भैया IMF तो कहेगा, अगर आपने कर्जे लेके हुकूमतें चलानी है, कर्जे लेके कर्जे उतारने हैं, तो फिर ये तो वो कहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप हमें बच्चा देते हैं कि जनाब टैक्स नेट जो है वो हम बढ़ाएंगे, आप नहीं बढ़ाएंगे। हर हुकूमत ने दावा किया हम बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ी मछलियों को जो कि आप हाथ नहीं डालते हैं, इसलिए वो नेट जो है वो बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा नहीं। आप चूंकि बड़े बड़े लैंड होल्डर्स आपके MNAs MPAs हैं, आप उनसे एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लेते, तो बोझ तो बढ़ेगा। दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म नहीं करते हैं। आप नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का साइज़ आप ज़रा देखिए क्या है, तो फिर कहाँ से हुकूमत होगी और कहाँ से हुकूमती अमूर चलेंगे, कैसे अवामुन नास राजी होंगे। जो क्लास पहले से ही टैक्स दे रही है, एट द एंड इवेंचुअली टैक्स का बोझ तो उन्हीं में पड़ेगा। ये वही कपड़ा है जिसको बार बार और शिद्दत के साथ और जोर से निचोड़ा जाता है। ये तो आ जाइए जनाब, ये तो होगी हुकूमत की परफॉर्मेंस। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैंने तो शायद आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, अब अवामुन नास भी समझते हैं कि इन्हें हमारा कोई दर्द वर्द नहीं है। ये जो तस्वीरें और ये जो वीडियोस रिलीज़ की जाती हैं, वो फ़लाँ वहाँ गया, फ़लाँ वहाँ गया, फ़लाँ वहाँ गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो यूटिलिटी स्टोर को जिसे बहुत बड़ा एक रिलीफ समझा जाता था, वहाँ पर भी क्या लुटिया डूबी हुई है, वो भी जाके वहाँ देखने से पता चलता। अब आ जाइए जनाब, ये तीनों चीज़ें जो हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, ये हर घर हर फर्द की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको बहुत हैरान कुन बात बता रहा हूँ कि पिछले 25 से 30 बरस हो गए हैं इस हुकूमत और इससे पहली हुकूमतों ने एक रग नहीं खरीदी है टू एक्सप्लोर ऑयल इन बलोचिस्तान एंड एल्सवेयर। आपको उससे ये पता चलेगा कि ये पेट्रोल जब तक बाहर से ना मंगाया जाए तो कमीशन नहीं मिलती ना, भैया उसमें माल नहीं बनता ना। यहाँ अगर हम माल निकाल के, पेट्रोल निकाल के और खुद कफील हो जाएंगे तो बाकियों का काम कैसे चलेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि बिजली, अब ये जो केकड़ा 1 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था PTA के टाइम पे कि समुंदर से तेल निकल गया, समुंदर से तेल निकल, वो इस तरह के बच्चे जो है ना वो खान साहब ने बहुत दिए थे। आपको याद होना चाहिए, ये तो एक जिक्र करनी है ना, उसके बाद सारे मसले हल हो गए। हाँ जी, समुंदर लेकिन जो असल इश्यूज थे उसकी तरफ अगर तवज्जो दी होती तब भी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती। अगर हमने अपने मास्टर अमेरिका को की खुशनुदी की खातर ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट तर्क न किया होता, इसको क्रिमिनल डिले ना की होती,
आज पाकिस्तान को एनर्जी के हवाले से न पेट्रोल का क्राइसिस होता, न बिजली का क्राइसिस होता, न गैस का क्राइसिस होता। इस मुल्क में जिस शिद्दत की लोड शेडिंग गैस की चल रही है, आप देखिए गरीब का तो चूल्हा ही उससे चलता अभी था। ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा चलेगा, मुकम्मल होगा? ये इस तरह की तेजियां आती ज़रूर हैं जब हुकूमत नई नई आती है। अच्छा। फिर उसके बाद उनको या वो सरेंडर कर देती हैं अमेरिका बहादुर के आगे। हम इस वक्त जिम्मेदारी से इस प्रोग्राम से कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि यही काम आप कर जाइए तो इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के अवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपने बैनुल वजारती कमेटी तो बना दी है, लेकिन हमारा तजर्बा ये है कि हुकूमत जब कमेटियां बना दे, कमीशन बना दे, तो इसका मतलब ये है कि मामला जो है ये ज़मीन बोझ हो गया। यस। अगर आप ये कमीशन कर लें, आपके दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप $18 बिलियन जुर्माना देने से बच जाएंगे, जिसके लिए ईरान अब जावे पहले ही उसने बहुत छूट दे रखी है। हाँ। दूसरी बात ये कि जो ये तरस रही है आवाम, जो घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो पेट्रोल के लिए जो है किराए बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इन दोनों अजाबों से आपकी जान छूट सकती है अगर आप इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी बेस के ऊपर कमीशन। तो फिर अमेरिका बहादुर को हम नाराज कर लें? देखिए बात यह है कि अगर दो ही चॉइसेस हैं आपके पास, या अमेरिका को खुश कर लें या आवाम को खुश कर लें। अच्छा। या अमेरिका को नाराज कर लें या आवाम को नाराज कर लें। अमेरिका की नाराजगी तो शायद आप किसी ना किसी तरह से सह जाएंगे, क्योंकि ईरान भी तो जिंदा है ना। हाँ, चल रहा है ना खुद इंसारी के ऊपर। लेकिन अवाम की नाराजगी जो है और अवाम का कहरो गजब जो है वो फिर आपको कहीं का रहने नहीं देगा। ठीक है जी, एक ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो लेस्को, फेस्को, आइस्को, हेस्को, हाँ। ये जितनी भी हैं ये हर महीने में अब तो महीने में 2-2 बार करने लगी हैं। हाँ, वरना हर महीने, हर दूसरे महीने दरख्वास्त दे छोड़ती हैं कि इतने बिलियन रुपीस हमें चाहिए हैं। यस। और वो उनको मिल भी रहे हैं। क्योंकि उनको मिल जाते हैं इसलिए वो आदी हो गए हैं इसके से। जिस तरीके से नाराजगी का इजहार या बरम हुए हैं वजीर आजम साहब, अब खड़े हो जाएं इसके ऊपर। हाँ, ये ना हो कि पता चले कल को अनाउंसमेंट आ रही है कि जनाब इतने रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया, इतने रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई, वगैरह वगैरह। होना तो यही है। मैं आपको अर्ज करूं, ये इसको कहते हैं अत खुदा दा वैर। हाँ जी। अब लोग मजीद महंगाई के ना मुतहम्मल हो सकते हैं, ना वो ये डिजर्व करते हैं कि उनको अब सिसकने पर मजबूर कर दिया जाए। मेरे ख्याल से जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है आप अपनी लाइबिलिटीज़ कम करें, आप अपना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस करें ताकि आपकी डेवलपमेंट का प्रोसेस बढ़े, आप अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दें। आप मुझे बताइए इन हवालों से आपको कोई प्रायोरिटी नज़र आती है? अभी तक तो नहीं, और 2 महीने रह गए हैं बजट आने में। आप बजट काहे पर देंगे? आप फिर वही कर्जों से लिए हुए पैसे। हाँ जी। तो इसलिए उस तबाहकारी से बचने के लिए मैं आपको एक बात एडवांस कह रहा हूँ जी, अगर इस दफ़ा भी सिर्फ टैक्सेशन लगी, इस तरह भी चीज़ों की कीमतें बढ़ाई गई या बढ़ गई, तो बजट के फ़ौरन बाद फिर इनको आवाम के कहरो गज़ब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आप इसको पेशेंट गोई कह लीजिए, आप इसको धमकी कह लीजिए, आप इसको वार्निंग कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तभी तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना कि ये गवर्नमेंट फिर मजीद साल ही चलने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाली। देखिए इसका ब्लेम आप फिर किसी पर नहीं दे सकते, इसलिए कि पहले होता था ये कि हुकूमतें जो हैं वो बीच रास्ते के घर भेज दी जाती थी और इल्ज़ाम जाता था एस्टेब्लिशमेंट पे। हाँ जी, हाँ जी। भाईजान एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ है। यस, एक पेज पर है। देखें ना एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त खूबी देखें। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट आर ऑन वन पेज और दुश्मन कॉमन है। हाँ, यस, एक ही है ना। और वो भी जेल में है इस टाइम। और वो भी जेल में है। हाँ, तो अगर आप अब भी नहीं परफॉर्म कर सकते तो देन गॉड ब्लेस यू, तैयार हो जाए आप अपने अंजाम के लिए। हाँ, आपने पॉलिसीज और रिलीफ ही देना ना। बिल्कुल ठीक हो गया बुखारी साहब। आगे चल के हम बात करेंगे कि क्या हुआ है एचएसएन कॉलेज की असल में कहानी है, क्या हो क्या रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने के लिए हर कोई चाहता है कि वहाँ पर उनका बच्चा वहाँ पर पढ़े। पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, ये तो पहले सिर्फ उनके जो ओपोनेंट थे यानी कि पीएमएलएन वाले वही कहते थे, अब शेर अफजल मरवत उनके अपने सीनियर नायब सदर वही एक फरमा रहे हैं। बुखारी साहब उन पर खुद भी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। पहले तो वो बड़े एक रॉक स्टार, सुपरस्टार और पता नहीं क्या क्या उनको टाइटल्स मिलते रहे हैं। अब पीटीआई की खुद सोशल मीडिया विंग उन पर ट्रोलिंग कर रहे हैं और बड़े वो गुस्से में नजर आ रहे हैं इस ट्रोलिंग पर। देखिए इस ट्रोलिंग के हवाले से जो जितने वो दुखी हैं, हाँ। उस पर तो वो बकौल शायर देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये ट्रोलिंग करने वाले कोई गैर नहीं है, ये वही हैं जिनके स्पोक्समैन ये बने हुए थे। इनको अब जिस तरह का क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हो रहा है, जिस तरह का इन्हें सामना है,
जो आपको पता है ना पीटीआई की एक ही तो चीज़ स्ट्रांग है, वो उनका सोशल मीडिया है। वो जिस तरह उनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अगले चंद घंटों में नहीं तो कल या परसों तक वो उसे एस्टेब्लिशमेंट का करिंदा करार दे देंगे शेर अफजल मरवत को। हाँ, उनसे कोई चीज़ जो है वो बैद नहीं है। दूसरी बात आपने बहुत मुनासिब और बहुत ही अहम की है, वो ये कि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। अल्लाह खैर करे पीटीआई की। खुद कह रहे हैं पीटीआई तो पहले ही पंजाब के अंदर बहुत कमज़ोर है। अगर आपको आपके सामने इलेक्शन रिजल्ट भी हों और जो गुफ्तगू हम करते रहे प्रोग्रामों में, उसको अगर आप रिकॉल करें। अच्छा, कमज़ोर तो, नहीं है सर, मतलब कमज़ोर से मेरी मुराद ये है कि वो जो तवक्को कर रहे थे वो तो नहीं है। हाँ, उस तरह नहीं है। लिहाजा ये जो उनकी फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात है, इसको आप फेंक नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से जितनी खिदमत शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी की है, अगर पार्टी के सोशल मीडिया विंग का और पार्टी का ये रवैया है उनके बारे में, मैं तो हैरान रह गया। वो एक अजहर मुशवानी साहब हैं, वो जो उनके सोशल मीडिया जो है उसके हेड हैं, उन्होंने जिस तरह से स्नब किया शेर अफजल मरवत को, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, पार्टी के अंदर की बातें बाहर कर रहे हैं आप, खबरदार आप आइंदा ऐसे बयान से जो है वो इज्तराब करें। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, एक पार्टी का सीनियर नायब सदर है जिसने मुश्किल वक्त में जैसे कैसे है स्टैंड किया है पार्टी को के लिए, जब सब छोड़ उसके साथ ये रवैया आप इख्तियार कर रहे हो। आप हैं किसके? आप किसी के हैं भी कि नहीं? तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, यही है ना जो मशवानी है, इन्होंने तो पूरी शेर अफजल मरवत साहब ने सोशल मीडिया को मशवरा दिया है कि भाई जो काम आप कर रहे हैं, इससे एक तो खान साहब के विजन को नुकसान हो रहा है, दूसरा पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब हमें ये तलाश करना था कि असल ये दरफुंतनी थी क्या जिसके ऊपर ये सारा शोर गौगा है। हाँ जी। वो हुआ ये कि शाहिद अफरीदी साहब को ISPR ने गालिबन इनवाइट कर लिया 23 मार्च की परेड के लिए। हाँ। और वो चूंकि वो भी एक सेलिब्रिटी हैं, लिहाजा उनको फ्रंट रो, इंटरनेशनल स्टार है, उन्हें फ्रंट रो में बिठा दिया गया। बस ये बर्दाश्त नहीं है पीटीआई से और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम से। उनका ख्याल ये है कि इमरान खान के सब्स्टिट्यूट के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट शाहिद अफरीदी को तैयार कर रही है। अच्छा। बस ये तासर देने की देर थी, तो उसके बाद चढ़ दौड़ा सोशल मीडिया जो है पीटीआई का, उसको ये मशवरा दे रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, खुदा के वास्ते कोई ढंग की बात करें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अली मोहम्मद साहब जो हैं, जो एक और सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, उन्होंने शेर अफजल मरवत का साथ दिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडलर से कहा है कि अकल की बात करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे पार्टी को मजीद नुकसान हो। एक और बात मरवत साहब ने बड़ी खौफनाक कही है, वो ये कि वो कहते हैं जो पार्टी छोड़ के लोग गए थे जब पहली स्प्लिट हुई थी, तो कहते हैं उनकी बड़ी काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाई गई थी। अब आप देख लें, ये वीडियो बनाने का जो रिवाज है आज का नहीं है। पहले वीडियो बनाई गई क्या वो जज अरशद मलिक की, फिर वीडियोस बनाई गई जनाब जस्टिस जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन की। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ आपको? इसी तरह था। और अब ये वीडियोस, और जो वीडियोस उनकी चल चुकी हैं ऑलरेडी, वो चाहे खान साहब के जो अफेयर्स थे उनकी थी या बाद की जो हम इससे खेलेंगे साइफर के हवाले से थी, तो जो कहते हैं ना कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। अभी मुजाहिर अली अकबर नकवी की भी तो वीडियो के बाद ये सब कुछ होगा। आप किसी के लिए घड़ा खोदते हैं तो खुद उसके अंदर गिरने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। Having said that, लेकिन अभी ये जो लड़ाई चल रही है असद कैसर की और उमर अयूब साहब की अंदर ऑपोजिशन लीडर के हवाले से, पार्लिमानी लीडर, देखिए गुजारिश ये है कि 2-3 तरह के महाज खुले हुए हैं पार्टी में। एक तो सियासतदानों के साथ आपस में क्लैश है, ग्रुप्स बन गए हैं। अली अमीन गंडापुर का ग्रुप अलग है, जो अपने स्पीकर हैं साहब असद कैसर साहब, उनका ग्रुप अलग है। वो अभी भी उनको हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर ना रहे। सोशल मीडिया पर तो ये खबरें भी चल रही हैं कि गंडापुर साहब ने इस्तीफा लिख के इमरान खान साहब को भेज दिया है। हाँ। अब ये सच है झूठ है ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन एक तो सियासतदान और सियासतदानों के बीच लड़ाई चल रही है। हाँ, एक सियासतदानों और वकला के बीच चल रही है जो पार्टी पर काबिज है आजकल बकौल शख्स से। क्या बात। तो जब एक लीडर जेल में है, हाँ। लीडरशिप का फुकदान है, तो इस किस्म की जो लड़ाइयाँ हैं, इस किस्म की जो तकसीम है, इस किस्म के जो रौले हैं, इससे पार्टी की क्या खिदमत हो रही है? कोई इनसे पूछे, इनसे कोई जवाब ले, तो मेरे ख्याल से इन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे नज़दीक तो ये तबाही की तरफ एक बर्क रफ्तारी के साथ हाथ भले पछता तो नहीं रहे होंगे इनको अपनी जमात में लाकर। हाँ, मेरे ख्याल से वो भी अनकरीब इस पछतावे का ऐलान भी करेंगे। वो आपको पता है जो उसके सरबराह हैं वो बास तो आते नहीं हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर भी तकसीम है। इस हवाले से कुछ कहते हैं कि वो जो अलामन उनके साथ मिलना है या नहीं मिलना, अब्बास नासिर साहब जो थे उनकी पार्टी के साथ मिलना चाहिए था। तो हैविंग सेड दैट, ये मेरे ख्याल से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे पार्टी की जो एक इम्प्रेशन है, पार्टी का जो एक इम्पैक्ट है, वो डिसॉल्व हो रहा है, वो कम हो रहा है।
ये ना पीटीआई के हक में है ना खान साहब के हक में है। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब जेल में वाकई भी तो सारे काम कर रहे हैं ना, हाँ। तो उनको चाहिए कि सबसे पहले इसका नोटिस लें, इनको भी कंट्रोल में करें कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा नुकसान। बिल्कुल ठीक है। और जो अब उनको पेश करने का हुक्म किया गया कि वो अदालत में पेश हों, इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों को, देखिए गुजारिश ये है कि ये तो पहले भी 3-4 मरतबा हो चुका है, पहले भी हो चुका है 3-4 मरतबा कि उनको जेल से लेके आए, लेकिन फिर सिक्योरिटी के प्रेटेक्स्ट के ऊपर हमेशा ये बात टल गई है। अब देखते हैं कि ये अमली जामा इसको पहनाया जाता है कि नहीं, क्योंकि एक और प्रोविजन मौजूद है कि आप जो है डी के ऊपर उनका बयान रिकॉर्ड करवा लें, उनको अदालत में हाजिरी लगवा लें। जब ये सब कुछ चल रहा है तो अब देखते हैं कि उनको, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो उनके रास्ते में हायल है वो ये है कि वो हमेशा ये कहते रहे कि मेरी ज़िंदगी में खतरा है और मुझे तो ये मार देंगे। कभी मैंने बाल्टियां पहनी, कभी मैंने काली शील्डें पहनी, हाँ, तो उसी को इस्तेमाल कर रही है हुकूमत उनके खिलाफ कि जनाब हम तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इनको बाहर लाएं। आपने देखोगे कि अदालत ने भी ये कहा है कि देखें उनको यहाँ लाने में रिस्क बहुत है, इसलिए जो है वो तो ऑल सड एंड डन। मेरा ख्याल ये है कि अंदर की तकसीम मूवमेंट हो सकती है तो फिर उनको भी अंदर की जो अंदर का जो स्प्लिट है, अंदर की जो तकसीम है, ये बड़ी बड़ी पार्टियों को ले डूबी है। हम वी डोंट मीन इल टू पीटीआई, लेकिन पीटीआई के सरबराह के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बाकी के पंगों में पड़ने की बजाय सबसे पहले पार्टी के अंदर कंट्रोल तो अपना लेकर आए ना। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ताज़ा अपडेट आई है ग़ज़ा के हवाले से, मैं चाहूँगी कि उसको हम डिस्कस कर ले प्रोग्राम में, बड़ा ज़रूरी है। जो सलामती काउंसिल में करारदाद पास हो गई है, वो कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद, आखिरकार जो है वो आलमी ज़मीर जाग गया है, या कह दें कि उनकी आँख खुल गई है। 15 मुल्कों की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें से 14 ने हक में वोट दिया है। अमेरिका साहब भाग गए, वो इस दफ़ा वोटो तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो गैर हाज़िर रहे हैं। हाँ, देखिए ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, ये गलत है। जनरल असम्बली की जो करारदाद होती है वो एक इखलाकी यानी प्रेशर होता है। सलामती काउंसिल की जो करारदाद होती है वो बाइंडिंग होती है। इसके बाद अगर इजराइल बाज नहीं आता है, जंग नहीं रोकता है, तो फिर तमाम दुनिया के ममालिक उसके खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगाएंगे। इवन अमेरिका को लगानी पड़ेंगी, इसलिए कि ये बाइंडिंग है करारदाद। और जितना खून वहाँ बह चुका है, जितनी शहादतें हो चुकी हुई हैं, इसके लिए कंडम तो खैर हम करते रहे हैं अपने प्रोग्राम में, आलमी ज़मीर को भी, आलमी दुनिया को भी, ख़ास तौर से मगरिब के जो बहुत बड़े चैम्पियन और मामे बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, वहाँ ह्यूमन राइट्स का क्या कत्लेआम हुआ है उसका कोई पैरेलल आपको तारीख में दिखाई नहीं देता है। ये अच्छी बात है, इसका वेलकम करना चाहिए। हाँ। और गोतरस ने बिल्कुल सही तरीके से इसका वेलकम किया है। हम तफसील से कल इसके ऊपर फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो गवर्नर हाउस के अंदर है जी एचएसएन कॉलेज का मामला, सर कौन राइट है कौन रॉन्ग है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मसला है क्या? मैं अर्ज करूँ आपसे, मैंने एक जिक्र किया था रियासत दुजाना का, अगर आपको याद हो। हाँ जी, किया था। एक ऐसी रियासत जहाँ कोई कानून नहीं होता, कोई उसूल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। हाँ। ये गवर्नर हाउस भी मुझे रियासत दुजाना लगती है। अच्छा। और इसलिए कि आप ये देखिए कि एक तो अपॉइंटमेंट जो थी प्रिंसिपल्स की, वाइस चांसलर्स की, उसके ऊपर बहुत कुछ कहने के लिए है, मगर ये मौका मुनासिब नहीं है इस वक्त। जो गंद डाला है गवर्नर साहब ने वो भी रिकॉल करने की बात है। अब ये एक ऐसा अदारा है एचएसएन कॉलेज जो है, जो अंग्रेज़ों के दौर से एक रेपुटेशन का हामिल है। इसका एक डिसिप्लिन है, इसके अंदर मेरिट्स जो है वो बुनियाद है। हाँ। उसको जिस तरीके से बर्बाद किया हज़रत साहब ने, 50 के करीब दाखिले पिछली दफ़ा इलीगल ऑन अगेंस्ट मेरिट्स उन्होंने करवाए थे। वो जो माइकल थॉमसन साहब जो है, इज़ ए एजुकेटेड पर्सन, लर्नड एजुकेटर, उन्होंने जितनी बर्दाश्त हो सकती थी, उसके बाद जब बर्दाश्त ने उनका साथ छोड़ा है तो उन्होंने इस्तीफ़ा ताल करके मुंह पे मारा है, देखे गवर्नर साहब के कि ये रख लें अपने पास, मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो आप करवाना चाहते हैं। हाँ। उसकी भी एक लंबी चौड़ी तफसील है। हाँ, वो भी अगर हमें मुनासिब लगा और ज़रूरत पेश आई तो हम वो इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में आवाम तक पहुँचाएँगे। लेकिन जितने भी गड़बड़ उन्होंने की है उसके नतीजे में आप देखिए, इससे पहले बाबर अली साहब बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक घराना है पूरा जो बाइज्जत घराना कह लीजिए, आपको पुरवकार घराना कह लीजिए। उनके बाबर अली साहब जो है, उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके डायरेक्टर के तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि वो भी राज़ी नहीं थे। और उनका भी कहना यही था कि जिस तरीके से इसको चलाने की कोशिश की जा रही है बाहर से मुदाखलत करके, वो भी मुदाखलत के ख़िलाफ़ थे। मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए था कि अगर आप मेरिट्स को इस तरीके से वायलेट करेंगे तो ये एक दिन ये छुपी नहीं रह सकती ना बात कभी भी। आप जितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को फेवर करना चाहते हैं तो एज ए गवर्नर यू शुड नॉट वायलेट और कम्प्रोमाइज द मेरिट्स।
और द गुड गवर्नेंस। वो जो प्रिंसिपल साहब है उन्होंने कहा मेरे बस की नहीं रह गई अब यहाँ गवर्नेंस करना, इतनी मुदाखलत बढ़ गई है। ये तो रोल ही नहीं है वैसे भी एचएसएन कॉलेज ऐसा है जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस, हमारे टॉप के बिजनेसमैन सब वहाँ से पढ़े लिखे लोग अभी पाकिस्तान के जो टॉप हायरार्की में है वो सब चाहे वो बिजनेस एलीट है, चाहे वो मिलिट्री एलीट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है, उनके बच्चे, उनकी फ्यूचर जनरेशन सारी वहाँ से पढ़ी हैं। एंड दिस इज ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। और एक इंडिविजुअल को, चाहे वो गवर्नर साहब हो, इसे बर्बाद करने की इजाजत होनी नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। फिर आप हर इदारा पाकिस्तान का ऐसे बर्बाद करेंगे और फिर क्या रेपुटेशन के साथ ये माइकल थॉम्पसन जा रहे हैं वापस। दिस इज रियली बैड फॉर द पाकिस्तान। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।